Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is भानु प्रताप. So guys, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ सीआरपीसी की बनाई थी उसके अंदर मैंने रविंद्र महतो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस की थी. उससे पहले जो मैंने आपके साथ सीआरपीसी का कंटेंट बनाया था उसमें मैंने सेक्शन 159 तक डिस्कस किया था. तो अगर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए. वहाँ पे मैंने सीआरपीसी की 31 वीडियोस की लिंक दे रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आपको कहीं नहीं जाना, आपको नीचे प्लेलिस्ट देखना है सीआरपीसी का और आपको वहाँ से कंटेंट एक्सेस करना है. उसके अलावा मेरे चैनल पे आपको एविडेंस का कंटेंट मिल जाएगा, लेबर लॉस का 60+ वीडियोस का कंटेंट मिल जाएगा. 12 से ज़्यादा इंटायर लेबर लॉस की मैंने कवरेज करा रखी है जो कि आपके एलएलबी के नेट के स्टूडेंट्स के लिए, ईपीएफओ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. तो आप एक बार कंटेंट चेक करिए, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए. आप नहीं तो आप मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक कर सकते हैं. वहाँ से आप टॉप पे राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आपको जो जो प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है, जिस जिस अलग अलग टॉपिक पे मैंने सबकी सेपरेट बना रखी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. तो मैंने 159 सेक्शन तक आपका जो सीआरपीसी का कंटेंट है वो प्रिपेयर करवाया था. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले दैट इज सेक्शन 160. सेक्शन 160 बात करता है पुलिस ऑफिसर की पावर पे टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस. उससे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं. अभी जो हम कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई है और उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है. इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है तो आपको चीज़ों को उस हिसाब से समझना है. तो एक बार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाने के बाद जो हमारा पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करे. तो उसके लिए वो जो गवाह है, मतलब जो भी उस केस से रिलेटेड हैं, चाहे वो कॉग्निजेबल मैटर हो चाहे वो आपका नॉन कॉग्निजेबल मैटर हो. अगर नॉन कॉग्निजेबल मैटर में इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल रखा है मैजिस्ट्रेट ने, तो जो गवाह हैं, जो भी विटनेसेस है जो उस केस से रिलेटेड है, पुलिस ऑफिसर उनको पुलिस स्टेशन बुला सकता है. पॉइंट नंबर 1. मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखने वाली है कि अगर कोई भी मेल जिसकी उम्र 15 ईयर्स से कम है या फिर 65 ईयर्स से ज़्यादा है, या तो 15 साल से एक छोटा लड़का या फिर 65 ईयर्स से ज़्यादा का कोई व्यक्ति है, या फिर कोई वुमेन है, वुमेन में ध्यान रखना एज का लिमिट नहीं है, या फिर कोई वुमेन है, या फिर कोई भी मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है. तो ये 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे आप इनको पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते. अगर आपको इनसे कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है, अगर पुलिस ऑफिसर को इनसे किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर को इनके जगह पे जाना पड़ेगा. आई मीन टू से कि जहां पे ये लोग रहते हैं, द प्लेस वेयर दे आर रिजाइडिंग, चाहे वो 15 साल से नीचे का बच्चा हो, चाहे वो 65 से ऊपर के मेल हो, चाहे वो कोई वुमेन हो, चाहे वो कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो. तो अगर उनसे आपको पुलिस ऑफिसर को किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पुलिस ऑफिसर कि वो उस लोकेशन पे जाए. मगर उनके अलावा पुलिस ऑफिसर बाकियों को थाने बुला सकता है, कॉल कर सकता है कि आप थाने आ जाइए, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करिए. दूसरी चीज कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि पुलिस ऑफिसर, जो भी व्यक्ति को थाने बुलाया जा रहा है, पुलिस ऑफिसर उसको आने जाने का खर्चा दे, जो डाइट मनी होती है वो प्रोवाइड करवा सकता है. स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स बना सकता है. अब चलते हैं हम सेक्शन 161 पे. आज हम करेंगे सेक्शन 160 से लेकर 163 तक. एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. 161 पुलिस ऑफिसर को पावर देता है कि पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, वो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, वो पुलिस ऑफिसर एग्जामिन करेगा किसी भी व्यक्ति को ओरली. अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ. लेट सपोज कि एक जगह कहीं पे रॉबरी की वारदात हुई, तो आसपास जो नेबर्स वगैरह थे, तो नेबर्स को पुलिस ने थाने बुलाया और बोला कि हाँ भाई साहब, जब रॉबरी हुई तो आप लोग उस रात को क्या कर रहे थे. तो भाई साहब मैं तो यहाँ पे था ही नहीं. ओरली सवाल पूछ रहा है, वो रिटर्न में नहीं, सब ओरली चल रहा है अभी. अच्छा, तो आप लोग इनको कब से जानते हैं जिनके घर में रॉबरी हुई है. तो नेबर ने आंसर दिया
अच्छा तो कैसे लोग हैं, रिश्ता कैसे है आपके उनके साथ? नेबर ने उसका भी आंसर दिया। फिर पूछा कि अच्छा रॉबरी जिस दिन हुई थी तो आपको कोई शोर वगैरह की आवाज़ आई थी, कुछ चिल्लाने विल्लाने की, या फिर ज़ोर से मतलब कोई सामान के टूटने की आवाज़ आई थी? उसका नेबर ने आंसर दिया। अच्छा आप लोग उस रात कितने बजे सोए थे जिस दिन रॉबरी हुई आपके पड़ोसी के घर में? तो नेबर ने आंसर दिया। तो इस तरीके का एग्जामिनेशन पुलिस ऑफिसर थाने बुला के करता है और ओरली एग्जामिनेशन करता है। अब सवाल आता है 161 टू कहता है, 161 टू कहता है कि जो आपसे पुलिस ऑफिसर ने पूछा है, यू आर बाउंड टू आंसर, यू आर बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस। जो भी उस केस से रिगार्डिंग, जो भी उस केस के रिगार्डिंग आपसे पुलिस ऑफिसर ने जो विटनेसेस का एग्जामिनेशन करा, ओरल एग्जामिनेशन की बात हो रही है, जो भी विटनेस से सवाल पूछा जा रहा है तो विटनेस की यह जिम्मेदारी बनती है कि विटनेस इज बाउंड टू आंसर। मगर अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या विटनेस को सारे क्वेश्चंस जो उसको इंक्रिमिनेट कर रहा हो, जो उसको फंसाने वाला, इंक्रिमिनेटिंग मतलब जो फंसा सकता है उसको, क्या उसको उन सवालों के भी जवाब देने हैं? तो यहां पे 161(2) के अंदर एक रिलीफ प्रोवाइड करी हुई है कि विटनेस को उन सवालों के जवाब नहीं देने जिनसे उस पे किसी किस्म का क्रिमिनल चार्ज बन जाए। मतलब कि यहां पे एक तरीके का प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंक्रिमिनेशन है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है और आपको लग रहा है कि इसको बता के आप फंस सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पे आपको उन सवालों के जवाब पुलिस ऑफिसर को नहीं देने, आप क्लियर कट टर्म्स में मना कर देंगे, बोलेंगे सर आई एम नॉट बाउंड, आई एम नॉट लायबल टू आंसर यू ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। वहां पे 161(2) के अंदर एक रिलीफ प्रोवाइड करा गया है। अब सवाल आता है कि जब ओरल एग्जामिनेशन किया है, विटनेस से पूछा है, तो क्या वहां पे उसको रिड्यूस इन राइटिंग करने का मैंडेटरी है या नहीं? तो यहां 161 के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे जो लैंग्वेज यूज हुई है 161(3) के अंदर, वो है कि पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इट इनटू राइटिंग। पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इन इनटू राइटिंग, में रिड्यूस इन इनटू राइटिंग का मतलब क्या हुआ यहां पे कि पुलिस ऑफिसर नहीं भी करेगा तो भी काम चल जाएगा। वहां पे पुलिस ऑफिसर ने अगर ओरल एग्जामिनेशन कर लिया तो ओरल एग्जामिनेशन से उसको केस का मैटर पता चल गया और पुलिस ऑफिसर उसको राइटिंग में डालना चाहे तो राइटिंग में डाल सकता है। और ध्यान रखना, अगर वो राइटिंग में ये सारे स्टेटमेंट लेता है तो फिर उसको इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहां पे एक और क्वेश्चन कि क्या आप वीडियो मोड से स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं? जैसे आज के टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं पेंडेमिक में किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो मोड है एक्टिवेट हुआ है, किस तरीके से और चीज़ें वाइडर हुई हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन डिजिटल मतलब ई कोर्ट सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो उसके उसमें इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है ये कि आप, और वैसे भी लॉ में 161 में प्रोवाइडेड है कि आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट 2013 की और 2018 की मैं अमेंडमेंट मेंशन कर दूं 161 के अंदर। 2013 फिर बाद में 2018, क्योंकि 2018 में जो रेप के रिगार्डिंग लॉज थे उनमें और चेंजेस आए। तो जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन है, चाहे वो आपका 354 हो, 354 ए बी सी डी, 354 354 ए बी सी डी, या चाहे आपका 376 हो, 376 ए हो, बी हो, 376 ए बी हो, 376 सी हो, 376 डी हो। ए बी वाला है ये आपका 2018 में अमेंडमेंट आई है, ध्यान रखना। 376 डी हो, 376 डी ए हो, 2018 की अमेंडमेंट है। बाकी सारी जो है वो आपकी 2013 की अमेंडमेंट है, जब जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी ने निर्भया वाले केस के बाद जब अमेंडमेंट करी थी क्रिमिनल लॉ और इंडियन पिनल कोड में। चाहे 376 डीबी हो, मतलब रेप के रिगार्डिंग जो लॉज हैं, और ये आपके आउटरेजिंग द मॉडेस्टी का हो गया, ये आपका रोब मतलब डिसरोबिंग ऑफ वुमेन का हो गया, आपका वॉयरिज्म का हो गया, स्टॉकिंग का हो गया, ये सारे ऑफेंसेस भी इसके अंदर कवर्ड है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन इन मैटर के रिगार्डिंग चल रही है तो जो 161 का एग्जामिनेशन है वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी, ये बात ध्यान रखना। वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी। मैं किन केसेस की बात कर रहा हूं? मैं इन केसेस की बात कर रहा हूं जो 2013 के अंदर अमेंडमेंट आई है और 2018 में जो अमेंडमेंट आई है। तो अगर रेप लॉज हैं या फिर आपके स्टॉकिंग वाले, वॉयरिज्म वाले केस है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वहां पे जो आपका एग्जामिनेशन होगा, दैट एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर एंड दैट इज नेसेसरी। वहां पे कोई चॉइस नहीं है, वहां पे मे नहीं लिखा हुआ, दैट इज द वर्ड विच हैज बीन यूज्ड इन द बेयर एक्ट इज शैल, दैट इज टू बी कंसर्न इन द माइंड।
चलिए अब चलते हैं हम इस वाले एरिया के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। सेक्शन 162 एक तरीके का बार है ये। स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड। अब यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। लॉ कहता है नो स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी साइंड। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए आपको बयान दे के आए हैं, अगर मान लीजिए उसको रिड्यूस इन राइटिंग, आपके स्टेटमेंट को रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन आपका करते वक्त मान लीजिए 161 में आपका बयान रिकॉर्ड कर रहे थे, आपसे पूछ रहे थे विटनेस से, और वहां पे आपका बयान हमने ले लिया और पुलिस ऑफिसर ने उसको राइटिंग में रिड्यूस कर दिया, पुलिस ऑफिसर ने उसको राइटिंग में कर दिया, तो क्या पुलिस ऑफिसर आपसे उस स्टेटमेंट पे साइन करवाएगा या नहीं करवाएगा? तो 162 इसलिए बनाया गया है, 162 सीआरपीसी में बार इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि पुलिस ऑफिसर किसी भी प्रकार की आपके साथ जोर जबरदस्ती ना करे और कल को अदालत में ये ना कहे कि भाई इसने तो इस स्टेटमेंट पे साइन किया है। तो इसीलिए 162 में डायरेक्टली कह दिया कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कोई स्टेटमेंट दी और वो स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान राइटिंग में, लिखित में करवाई गई है, तो आपको उसको साइन करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट बाउंड टू साइन दैट, आपको साइन करना ही नहीं है उसको, ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज जो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि दैट स्टेटमेंट जो रिड्यूस इन राइटिंग है, जो आपने दी है, उसको यूज नहीं करा जाएगा। कहां यूज नहीं करा जाएगा? उस स्टेटमेंट को किसी भी इंक्वायरी में या फिर इस मैटर के जिसका जो केस चल रहा है, जो कॉग्निजेबल केस चल रहा है, ना ही इंक्वायरी में ना ही ट्रायल में उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि आपने इन्वेस्टिगेशन, मतलब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के दौरान विटनेसेस का बयान लिया और बयान को दर्ज कर लिया। अब बयान को दर्ज करने के बाद जिसने वो बयान दिया उसको साइन करने की कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बयान दर्ज किया उसको आप इस्तेमाल, मतलब पुलिस ऑफिसर जो प्रोसिक्यूशन है उसको इंक्वायरी में, ट्रायल में इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसा क्यों? इस तरीके का जो बार है, ये जो एक तरीके का प्रोहिबिशन आपको दिख रहा है, जो बार आपको दिख रहा है 162 में, क्यों बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया ताकि जो इनोसेंट विटनेसेस हैं, ताकि जो इनोसेंट पर्सन है उनको बचाया जा सके, पॉइंट नंबर 1, ताकि पुलिस ऑफिसर अपना जो फॉल्स वर्जन है उसको ना बनाए। अदरवाइज मान लीजिए अगर साइन का एक मैंडेटरी हो जाता तो पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती भी साइन ले सकता था, पुलिस ऑफिसर किसी प्रकार का प्रेशर दे के भी साइन करवा लेता वहां पे। तो इसीलिए साइन वगैरह की बात को तो पहले ही 162 के बार से हमने हटा दिया। हमने बोला कि साइन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर विटनेस को बयान दे रहा है, आपने रिड्यूसिंग राइटिंग किया 161 में, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना आपको साइन। तो 162 का बार ही इसलिए क्रिएट किया गया ताकि हम इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए। मगर अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने बोला कि बयान ले लो जी, लॉ में लिखा बयान लिया जाएगा। आपने बोला कि बयान को राइटिंग में भी रिड्यूस करा दो, चलो करा दिया, लेकिन फिर उसका यूज ही नहीं करना, तो फिर बयान का इस्तेमाल क्या है? फिर बयान का लॉजिक क्या है? फिर तो वो विटनेस आके बयान दे क्यों रहा है? दैट इज फ्रूटलेस, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो वहां पे उसका एक लॉजिक है। अब 162 के अंदर ही वो बात मेंशन करी हुई है, मैं आपको वो बताता हूं। पहले इसके रिगार्डिंग मैं जजमेंट्स की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके साथ। 162 में कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर इंक्वायरी और ट्रायल में पहली बात इसको यूज नहीं किया जाएगा, मगर अगर जिस विटनेस ने वो स्टेटमेंट दी है उस विटनेस को अगर हम इंक्वायरी में बुला रहे हैं, मतलब उस विटनेस को हम बयान देने के लिए अदालत में बुलाते हैं, तो उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम इस स्टेटमेंट का, उसकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट है जो उसने कहाँ दी थी, जो उसने पुलिस ऑफिसर के सामने दी थी, हम उसकी जो पुरानी स्टेटमेंट है, प्रीवियस स्टेटमेंट है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के लिए, विटनेस प्रोसिक्यूशन उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए उसकी दी हुई पुरानी जो स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, जो पुरानी स्टेटमेंट आपने दी है, जो आप पुलिस के सामने दे के आए हो,
उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कोरोबोरेशन के लिए भी किया जा सकता है। लॉ कहता है कि ठीक है, कोरोबोरेशन के लिए आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ये भी कहता है कि प्रोसिक्यूशन, आपने अगर विटनेस को बुलाया है विटनेस बॉक्स में तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं उसकी पुरानी स्टेटमेंट से, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ here is the use of the statement which has been recorded before a police officer and which has been reduced into the writing। क्योंकि अगर इतना भी इस्तेमाल हम उस स्टेटमेंट का नहीं करते तो लॉजिक ही नहीं है ना फिर उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का, कि हमने जब पहले ही कह दिया कि ना ट्रायल में यूज करोगे ना इंक्वायरी के दौरान यूज करोगे और उसको साइन भी नहीं करना, तो फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, आपने तो पुलिस से पूरा विश्वास उठा दिया। मगर आप उसको कोरोबोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए तो यूज कर सकते हो ना, तो वो चीज अलाउ कर रखी है, उसका बार नहीं है। दूसरा, इस इंक्वायरी और इस ट्रायल के अंदर उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन यहीं तक बंधी हुई है, ये बात ध्यान रखना। अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या रखा है 162 के अंदर, ये कहता है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो 162 का बार है, ये वाला बार आपका सेक्शन 32(1) पे अप्लाई नहीं होता जो एविडेंस एक्ट का है, और सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट पे अप्लाई नहीं होता। ये जो बार है ये इन पे अप्लाई नहीं होता। अब ये क्या है पहले उसको समझिए। सेक्शन 32(1) है आपका डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग। जो डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग आपने अगर को बयान दिया तो उस बयान का इस्तेमाल किया जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस, और डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर आपका जो व्यक्ति है जिसने बयान दिया और वो मर गया, ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप उसका कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकते, तो वहां पे आप उसके दिए हुए पुराने बयान का इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रायल में आपको अधिकार है क्योंकि वो मर चुका है। दूसरा, कि अगर आपने पुलिस के सामने जाके को कन्फेशन दे दी, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि एविडेंस एक्ट के अंदर कन्फेशन का कोई वैल्यू नहीं है अगर आप पुलिस ऑफिसर के सामने देते हो। हाँ, अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने देते हो तो कन्फेशन की वैल्यू है, मगर पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है। मगर सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट वो ये कहता है कि अगर आपके दिए हुए कन्फेशन में कोई ऐसा पोर्शन निकलता है जिससे कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होती है, तो वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट एडमिसिबल है एविडेंस में। मतलब कि कन्फेशन तो पूरा एडमिसिबल नहीं है एविडेंस में, मगर उसमें से अगर कोई बात निकलती है तो वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देता हूं, आपने जाके कन्फेशन दिया कि मैंने उसका खून किया, और मैंने उसका खून किया और मैंने वो जो वेपन था, वेपन को अपने घर में टेबल के नीचे छुपाया हुआ है। तो पुलिस छानबीन करने पहुंची, तो पुलिस ने टेबल के नीचे उस मर्डर वेपन को, जिसका आपने डिस्क्रिप्शन दिया था अपने कन्फेशन में, उसको वहां से रिकवर किया। जब वो वहां से रिकवर हुआ तो वो वेपन एक सेक्शन 27 डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में फॉल करेगा। तो कन्फेशन तो आपके एडमिसिबल नहीं है, मगर आपकी कन्फेशन का एक पोर्शन जिससे एक नया फैक्ट उजागर हुआ वो एडमिसिबल हो जाएगा सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इन द नेम ऑफ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। तो मर्डर वेपन आपका मिलना, आपका जो बयान देना कि इस जगह पे मर्डर वेपन रखा है, दैट इज एन एडमिसिबल फैक्ट, वो आपके खिलाफ जा सकता है। मगर हाँ, कन्फेशन आपके खिलाफ नहीं जाएगा। तो लॉ यही कहता है कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट पे ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होता, जो मतलब जो 162 का बार है वो अप्लाई नहीं होता। दूसरा, जो डाइंग डिक्लेरेशन वाला पोर्शन है एविडेंस एक्ट में, उसमें भी 162 का बार अप्लाई नहीं होता। ये बात ध्यान रखने वाली है। अब यहां पे दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, पहले मैं आपको एक दो जजमेंट्स करा देता हूं। देखिए, इसकी मैं जजमेंट की सेपरेट एक वीडियो भी बनाऊंगा आपके साथ। जजमेंट का नाम है विनय डी नागर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। मैंने आपको कहा था कि मैं सीआरपीसी खत्म होते होते 80-90 जजमेंट्स आपको कराऊंगा, और वो मैं कराऊंगा। 2008 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो 162 का बार है आपका, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, उसको किसी इंक्वायरी और ट्रायल में यूज नहीं करेंगे। मगर अगर इस इंक्वायरी और ट्रायल के अलावा कहीं इस स्टेटमेंट को यूज करना है, तब आप इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, और तब 162 का बार अप्लाई नहीं होगा। ध्यान रखना कि मतलब इस पर्टिकुलर केस में जो इंक्वायरी और ट्रायल चल रही है, इसकी प्रोसीडिंग में तो आप उस स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते, 162 का बार लग गया। मगर इसके अलावा अगर कहीं पे आपको इस्तेमाल करना है इसका, उस स्टेटमेंट का, और वो स्टेटमेंट दी जाती है, तो वहां पे 162 का बार अट्रैक्ट नहीं होगा। ये कहा विनय डी नागर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग अपॉन अ वेरी अदर इंपॉर्टेंट थिंग,
विच इज अ रिसाइटल। देखिए, आप जो बयान देते हो, मतलब जो आप नरेशन दिया आपने, उसे रिसाइटल कहते हैं। रिसाइटल्स कह सकते हैं जो आप स्टेटमेंट देते हो ना पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन में, जिसके ऊपर 162 का बार लगा हुआ है, या जो आपने कहानी, जो भी नरेशन आपने सुनाया, वो रिसाइटल्स हो जाता है। तो उसके 3 अलग अलग केसेस हैं, 162 के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है इसको बहुत अच्छे से। सबसे पहला, कि जब आप कोई कहानी सुनाते हो तो उसमें कुछ कहानियां एज्यूम कर ली जाती है, कुछ कहानियां इंप्लाइड कर ली जाती है। जब आप कोई भी रिसाइटल देते हो, कोई भी पुलिस के सामने कोई भी बयान देते हो, तो कुछ कहानियां उसमें एज्यूम करी जाती है, पहले से इंप्लाई करी जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला, लेट सपोज आपने कहा, ए ने एक बयान दिया पुलिस के सामने कि बी ने सी का कत्ल किया। ध्यान से सुनना। ए ने बयान दिया कि ए ने बी को देखा है सी का कत्ल करते हुए। अब जब अदालत में बयान देने गया ए, तो ये कहता है कि ए ने बी और डी को देखा है सी का कत्ल करते हुए। अरे ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। ए ने पहले कहा पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन में कि उसने बी को देखा सी का कत्ल करते हुए, और जब अदालत में बयान देने की बारी आई तो वो कहता मैंने बी और डी दोनों को देखा सी का कत्ल करते हुए। तो यहां पे इंप्लाइड क्या है, जरा उसको समझते हैं। लॉ यहां पे कहता है कि जब आपने पहला स्टेटमेंट दिया और उसके अंदर आपने कुछ नहीं बोला है, तो वो हम एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे पहले स्टेटमेंट में? कि पहला स्टेटमेंट का मतलब है कि ए कह रहा है पहले स्टेटमेंट में कि उसने सिर्फ बी को देखा है, और दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, उसने बी और डी को देखा। हालांकि पहले स्टेटमेंट में सिर्फ वर्ड का जिक्र नहीं था, मगर क्योंकि उसने सिर्फ एक व्यक्ति का नाम मेंशन किया, तो यहां पे जब उसने अपना वो रिसाइटल्स दिया, जो नरेशन, जो स्टोरी उसने वहां पे सुनाई, तो उसमें ये इंप्लाइड कर लिया गया, उसमें ये एज्यूम कर लिया गया कि पहला जो स्टेटमेंट है कि उसने बी को देखा सी का कत्ल करते हुए, तो वहां पे सिर्फ जो ओनली वर्ड है वो एग्जिस्ट करता था, वो इंप्लाइड है। सेकेंड स्टेटमेंट जब उसने दिया तो उसने कहा मैंने बी और डी दोनों को देखा। तो इस तरीके से जनरेट होती है कंट्राडिक्शन। जब हमें विटनेस को एग्जामिन करते वक्त विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी को इंपीच करना होता है कोर्ट में, तो हम इस तरीके से इंपीच करते हैं। ये तो था केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 पे, कि जब हम कोई पॉजिटिव एजर्शन करते हैं तो उसमें नेगेटिव एजर्शन हम हालांकि बोलते नहीं है, मगर वो एज्यूम्ड होती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जब हम कोई एजर्शन का मतलब होता है किसी चीज का दावा करना, तो जब हम किसी चीज का पॉजिटिव सेंस में दावा करते हैं तो एज्यूम करते हैं कि नेगेटिव सेंस में भी कोई उसका दूसरा मतलब निकलेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि मैं आम खाता हूं, तो ये एक पॉजिटिव एजर्शन है कि मैंने दावा किया, मैंने बोला कि मैं एक आम खा रहा हूं या खाता हूं। तो इसका मतलब ये भी है कि मैं सेब नहीं खाता, इसका मतलब ये भी है कि मैं केला नहीं खाता। अगर मैं बोल रहा हूं अभी भानु तुम क्या खा रहे हो, मैंने बोला मैं आम खा रहा हूं, इसका मतलब मैं अभी सेब नहीं खा रहा, इसका मतलब मैं अभी नारियल नहीं खा रहा, इसका मतलब मैं अभी चीकू नहीं खा रहा, इसका मतलब मैं अभी स्ट्रॉबेरी नहीं खा रहा। तो यहाँ पे जब हम कोई पॉजिटिव एजर्शन करते हैं तो कुछ चीजें नेगेटिव सेंस में भी बोली जाती है, कि जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं कॉनॉट प्लेस जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं शादीपुर नहीं जा रहा। तो ये चीज तो जब हम कोई स्टोरी नरेट करते हैं, जब हम कोई अपना बयान इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई रिसाइटल्स देते हैं, तो वहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज ए ने बयान दिया कि मैंने बी को देखा था कत्ल करते वक्त, और बी एक डार्क स्किन्ड बंदा था, डार्क कॉम्प्लेक्शन का बंदा था। इसका मतलब कि बी एक फेयर कॉम्प्लेक्शन का बंदा नहीं था। तो उस टाइम पे जब आपने को पॉजिटिव एजर्शन दिया, तो पॉजिटिव एजर्शन देने का मतलब है कि उसमें कुछ नेगेटिव एजर्शन ऑलरेडी इंप्लाइड है। कि अगर आपने बोला कि बी एक डार्क स्किन का बंदा था जिसको मैंने भागते हुए देखा मौका वारदात से, तो वहां पे उसका मतलब हुआ कि बी आपकी नजर में फेयर स्किन का बंदा नहीं था। आपका बयान देने का यही मतलब है, मतलब कि आपको दोनों ही बातों पे कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, जो आपने बोली और जो वहां से इंप्लाई हुई। अगर जब कल को कोर्ट में आपको कॉन्ट्राडिक्ट करने की बारी आएगी ना, तो आपको दोनों बातों पे कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कोर्ट में कल जाके कि नहीं मैंने तो ये बोला ही नहीं था कि बी फेयर स्किन का नहीं था, मैंने तो इतना बोला था डार्क था। अरे भाई आपने जब बोला डार्क था तो इसका लॉजिक तो यही निकला ना कि वो फेयर स्किन का नहीं था। तो इसलिए आपको दोनों बातों पे कॉन्ट्राडिक्ट करा जा सकता है। तीसरा रिसाइटल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है,
कंप्लीट कंट्रेरी स्टेटमेंट्स, कंप्लीट कंट्रेरी, कंप्लीटली अपोजिट। अब ये कैसे होता है जरा वो समझाता हूं। आप पुलिस के सामने बयान देते हो कि मैंने बी को ईस्ट डायरेक्शन में भागते हुए देखा था। आपने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि मैंने बी को साहब वेस्ट डायरेक्शन में भागते देखा था। ये जादू कैसे हो गया? आपके पुलिस के बयान में बी इस तरफ भाग रहा था और आपके अदालत के बयान में बी इस तरफ भाग रहा था। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक टाइम पे बी ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शन में भाग ही नहीं सकता। तो या तो आप पुराने वाले स्टेटमेंट में झूठ बोल रहे हो या तो आप अभी की स्टेटमेंट में झूठ बोल रहे हो। तो इस तरीके से जब आपको नरेशन को स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हो पुलिस में, तो जब आपको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है ना, या आपकी जो क्रेडिबिलिटी उसको इम्पीच किया जाता है सेक्शन 145 के अंदर एविडेंस एक्ट के, तो वहां पे इस तरीके से किया जाता है। ये तीन चीजें, तीन रिसाइटल्स के तीन एलिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 162 का आपका हो गया एरिया। आप चलते हैं 163 पे। 163 ज्यादा कुछ नहीं कहता। 163 सिर्फ इतना कहता है कि जब कभी भी पुलिस ऑफिसर बयान ले रहा है तो पुलिस ऑफिसर किसी भी प्रकार का इंड्यूसमेंट नहीं करेगा। जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस याद है सेक्शन 24 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर, जब आप कन्फेशन कराने के लिए पुलिस ऑफिसर इंड्यूस करता है, धमकी देता है, डराता है, वादा करता है मैं तेरे को छुड़वा लूंगा, वो सब से आप बयान रिकॉर्ड करोगे तो उस बयान की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, यहाँ पे 163 में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई अपनी मर्जी से एट देयर ऑन विल बयान देना चाहता है, अगर कोई अपनी मर्जी से बयान दे रहा है, किसी भी प्रेशर में नहीं दे रहा, तो वो दे सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर उसको, अगर वो मर्जी से बयान दे रहा है तो पुलिस ऑफिसर उसको रोकेगा भी नहीं। हाँ, पुलिस ऑफिसर किसी प्रकार का थ्रेट देके, पुलिस ऑफिसर किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट देके उससे बयान, किसी भी विटनेस से बयान रिकॉर्ड नहीं करा सकता। मगर 163 में एक और चीज लिखी है कि ये वाला सेक्शन 164(4) पे अप्लाई नहीं होगा। अब ये 164(4) पे, हालांकि मैं सेपरेट वीडियो भी बना रहा हूं, बट मैं अभी बता देता हूं। 164(4) का मतलब है, जो सेक्शन है, इसमें आप मजिस्ट्रेट के सामने अपनी कन्फेशन और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हो। तो ध्यान रखना, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है, क्योंकि आप मजिस्ट्रेट के सामने जब 164 में बयान रिकॉर्ड करते हो ना, क्लॉज 4 में, तो मजिस्ट्रेट आपको बाकायदा पूछता है कि आप कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं हो, मगर अगर आप कन्फेशन दे रहे हो तो ये कन्फेशन आपके खिलाफ यूज करी जा सकती है। तो 164(4) का बयान मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन दिया जा सकता है, और इवन एविडेंस एक्ट के अंदर भी वो वैलिड है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन दे सकते हो। तो 163 के जो रूल्स हैं वो मजिस्ट्रेट के, मतलब 164(4) पे अप्लाई नहीं होते। तो ये आपका 160 से लेकर 163 तक मैंने करा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी 162 की जजमेंट्स पे कराऊंगा मैं, उसके बाद मैं 164 पे आऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।